Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to the platform. Dear viewers, in today's session, the discussion will be held on language, grammar, types of grammar, and lastly, fundamentals of grammar will be discussed. अब अगर सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए, that is language. I agree. अगर हम किसी भी कॉमनर से पूछते हैं, by this word commoner I mean कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा शख्स जिसका एकेडमिक राइटिंग से कोई ताल्लुक ना हो, जिसका किसी भी ऑफिशियल सेटअप से किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना हो, अगर उससे लैंग्वेज की डिफिनीशन पूछी जाए, so he or she may reply in the terms that it is means of communication. Means of communication का मतलब क्या है कि हम अगर किसी से बात करना चाहते हो तो उसके लिए हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, either in written form or in spoken form. लेकिन and the second point over here is कि they might call it a mental phenomena. Mental phenomena का मतलब क्या है? I believe that and most of the linguists believe that language is a natural phenomena. It is a natural developmental process. How? एक पॉइंट बताता हूं. आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में स्कूल वर्सेस एजुकेशन यूनिट में सैम कीन हैज डिस्कस्ड कि हाउ अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम ऑब्जर्विंग डिफरेंट सिनेरियोज, हाउ अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम ऑब्जर्विंग हिज और हर पेरेंट्स. किस तरह वो अपने पेरेंट्स को देख के मुख्तलिफ एक्शन सीख रहा होता है, या फिर किस तरह वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के टीवी से मुख्तलिफ चीजें सीख रहा होता है. It is the same belief कि अगर आप किसी भी यानी it overall depends upon the exposure to a certain kind of environment. For example, अगर किसी भी बच्चे को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने एक्सपोज करें और वो रोजाना दिन में तकरीबन 10 से 15 मरतबा उसके सामने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये पोएम चल रही होती है, by the end of the day वो बच्चा बगैर राइम स्कीम जाने, बगैर किसी भी लैंग्वेज की क्वालिटी जाने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही कहता है. एंड व्हाई इज इट? इट इज बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ नेचुरल डेवलपमेंटल प्रोसेस. एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स चॉम्स्की, जो कि हमारे पास एक वेल नोन लिंग्विस्ट है, ही बिलीव्स दैट देयर इज दिस LAD डिवाइस. LAD stands for Language Acquisition Device. वो कहता है कि हर एक इंसान के माइंड में there is this device जिसके जरिए वो अपने सराउंडिंग में लोगों को देख के लैंग्वेज को सीखता रहता है. And the third is that it is a way of expression of a thought. Yes, without language we will not be able to conversate, we will not be able to communicate, we will not be able to express our thoughts clearly. So language is a kind of a medium that gives our expression, our thoughts an expression. Language वो medium है जिसके जरिए हम अपने thoughts को, ideas को expression देते हैं, either in spoken form or in written form. But अगर आपका ताल्लुक एकेडमिक एक्टिविटीज से जुड़ा है, अगर आपका ताल्लुक किसी भी competitive एग्जाम से जुड़ा है, so you should know that what language linguistically is. Linguistically language है क्या चीज? अगर मैं linguistically language को ही define करूं, so it becomes the principal method of human communication consisting of words used in a structured way. Remember कि हर एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए there are certain rules and regulations. For example, आप किसी से मिल लेते हैं और वो आपसे पूछता है how are you and you reply I was fine, how am you. अब वो अपने mental capabilities को यूज करके, इसी natural developmental processes को यूज करके शायद आपकी मीनिंग को तो समझ सके, लेकिन आपने linguistically ये जो words बोले हैं they are not properly structured. तो किसी भी लैंग्वेज में words and then उन words को किस तरह स्ट्रक्चर किया जाता है. Being a student of this part, अगर आपका ताल्लुक एकेडमिक एक्टिविटीज से जुड़ा है,
So you should know and you should master this definition of a language. Second point of the discussion is grammar. अब what do we mean by grammar is कि it is generally अगर मैं कहूँ so it is a system of rules and regulations by which a language is run. जिसके जरिए कोई भी लैंग्वेज आगे बढ़ती है, किसी भी लैंग्वेज में हम ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, उस ओवरऑल स्टडी को, उस ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस के स्टडी को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं. अब सबसे पहले जो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, फ्रॉम दिस वेरी डेफिनेशन आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस पोर्शन ऑफ द व्हाइट बोर्ड. अगर मैं ग्रामर की डेफिनेशन की बात करूं, सो रेफर्स टू द वे वर्ड्स आर यूज्ड. सबसे पहले आपका फोकस यहां पे वर्ड पे होना चाहिए. वर्ड से एस अगर मैं हटाऊं फॉर एग्जांपल और सिर्फ आपसे कहूं कि व्हाट इज अ वर्ड. अब एक वर्ड बनने का प्रोसेस जो है इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज दैट सबसे पहले हमारे पास फोनीम्स होते हैं. एंड फोनीम्स आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगलेस यूनिट्स ऑफ एनी लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं ठ, फिर कहूं अ एंड फिर कहूं प, अब दीज आर थ्री फोनीम्स. लेकिन अगर इनको मैं कलेक्टिव फॉर्म में लाऊं, इनको मैं स्ट्रक्चर दूं अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इन्हीं फोनीम्स को स्ट्रक्चर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? टेप. अब जब द वर्ड टेप बन गया फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास एक मॉर्फीम है. एंड ऐसे मॉर्फीम्स को, अब ये मॉर्फीम बन गया, फोनीम्स कंबाइन टुगेदर टू मेक अ मॉर्फीम. And what do we mean by morpheme is that it is the smallest unit of any language, but it carries a meaning. यहाँ पे meaning का होना जरूरी है. अब एक word different morphemes से भी बन सकते हैं, यानी combination of morphemes भी वहां पे हो सकती है, या फिर कोई भी एक free morpheme यानी phonemes combine होके इस टाइप का कोई भी free morpheme कंस्ट्रक्ट करके आपको मीनिंग दे सकते हैं. सो वर्ड्स की फॉर्मेशन दोबारा से सुने कि फोनीम्स होते हैं सबसे पहले, मीनिंगलेस यूनिट हैं, कंबाइन विद वन अनदर टू मेक अ मॉर्फीम. और मॉर्फीम हमारे पास फ्री मॉर्फीम जो कि एक ही मॉर्फीम से कोई एक वर्ड की कंस्ट्रक्शन हो जाए. और अगर एक ही वर्ड में देयर आर मोर देन अ सिंगल मॉर्फीम, यानी देयर कुड बी मोर देन अ सिंगल मॉर्फीम. फॉर एग्जांपल एक वर्ड यहां पे लिख लेता हूं, income. अब in is something else and come is something else. लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो income बन जाता है and it gives you with another meaning. इसी तरह the second point over here within the definition is classified. अब words are used, classified. Classification words की on the basis of three things होती है. एक हम वर्ड की मीनिंग को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, मीनिंग को देखते हैं, एंड थर्डली फंक्शन को देखते हैं. किसी भी वर्ड के स्ट्रक्चर को, मीनिंग को और फंक्शन को देखने के बाद ही उसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि मेरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर का पहला पॉइंट है कि कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आता है आइदर इन रिटन टेक्स्ट और respectively in the spoken communication, तो वो classify होगा into different parts of speech. into different parts of speech किस तरह? For example, if I say a word boy, अब आपको पता चलता है कि it is a noun. फिर noun में कौन सा noun है? G common noun है. इसी तरह मैं कोई भी word लूं, for example, if I write to, तो आप कहेंगे ये preposition है. इसी तरह मैं कोई भी word लिखूं आपके सामने, तो आप उसके स्ट्रक्चर को, उसके मीनिंग को और उसके फंक्शन को विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करके उसको उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लासिफाई करते हैं. I hope the point is clear. Moving towards the third point of the definition, and that is and structured together to form coherent written or spoken communication. अब structured together ये पॉइंट हम कहां पे सीखते हैं? ये हम फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर के सी पार्ट, जिसको मैंने सिंटैक्स कहा है. सिंटैक्स बेसिकली डील्स विद ऑल द स्ट्रक्चर्स
अब सिंटैक्स में यूजुअली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के जितने रूल्स हैं वो स्टडी होते हैं। सिंटैक्स में यूजुअली टेंसेस के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टडी किए जाते हैं। सिंटैक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, किस तरह सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर अपने पोजीशन चेंज करता है, कंडीशनल्स क्या चीजें हैं। सो दे आर ऑल, यानी द पॉइंट वेयर वी डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, दैट पोर्शन इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब यहां पे देखिए टॉप पे मैंने टाइप्स ऑफ ग्रामर लिखा है। अब देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ग्रामर एज वेल, लेकिन हमारे पास जो दो मेन टाइप्स हैं, one is prescriptive grammar and the second one is descriptive grammar। अब prescriptivists जो हैं, यानी इस ग्रामर को फॉलो करने वाले या इसके बारे में बताने वालों को हम एक नाउन से रेफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड prescriptivists। prescriptivist का फंक्शन क्या होता है? they prescribe the rules and regulations and how they should be used। prescriptivists आपको बताते हैं रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, लेकिन वो सिर्फ बताते नहीं हैं, वो आपको सिखाते भी हैं कि किस तरह इन रूल्स को आपने कैरी करना होगा इनटू योर कोहेरेंट रिटन स्ट्रक्चर और इनटू योर कोहेरेंट स्पोकन कम्युनिकेशन। जबकि डिस्क्रिप्टिविस्ट का क्या काम होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव ग्रामरियंस या डिस्क्रिप्टिविस्ट, दे फोकसेस ऑन हाउ स्पीकर्स एंड राइटर्स एक्चुअली यूज द लैंग्वेज। ये देखते हैं कि किस तरह हकीकत में राइटर्स या स्पीकर लैंग्वेज को यूज करते हैं। अब सी एक एग्जांपल देता हूं। व्हेन वी फॉर एग्जांपल गो टू सी अ डॉक्टर, व्हेन वी विजिट अ डॉक्टर और वो हमें कोई भी मेडिसिन्स दे देता है, तो हमें साथ में ये भी बता देता है कि ये टैबलेट्स हैं, इस वक्त लेने हैं, खाने से पहले नहीं लेने, खाने के बाद नहीं। अब these are what? These are the different prescriptions given by that specific doctor। अब जो आपके घर वाले होते हैं, they function is descriptivists। वो आप पे चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं कि क्या आप वाकई में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। सो प्रिस्क्रिप्टिविस्ट आपको ग्रामर के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके बारे में बताते हैं, एंड दे गाइड यू हाउ टू अप्लाई दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाइल डिस्क्रिप्टिविस्ट कीप्स ऑन, यानी they have this system of check and balance where they examine के how actually writers and speakers use the language। हमारा फोकस इन ओवरऑल लेक्चर्स में प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामरियंस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं regarding the structures, regarding the different parts of speech or regarding anything related to language, तो हम जितनी भी स्टडी कंडक्ट करेंगे, जितनी भी रिसर्च कंडक्ट होगी, दे मस्ट बी इन द लाइट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामरियंस। द थर्ड फंडामेंटल, अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामर की बात करूं, सो आई होप कि आपको पता चला हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो किस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफरेंट डेवलप होते हैं, based on looking at the different functions, meanings and structures of the words, they are classified into parts of speech। सबसे important point जो है that is inflection। inflection के सामने मैंने लिखा है कि it is the process of changing the form of the word। किसी भी word के अगर हम फॉर्म को चेंज करते हैं, अगर हम उसके ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करते हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली फंक्शन भी चेंज हो जाता है, उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग भी चेंज हो जाती है। अब इन्फ्लेक्शन इज दैट प्रोसेस वेयर अ वर्ड अंडरगोज एनी चेंज एंड दैट इज इन इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरी। इन्फ्लेक्शन दो तरीकों से की जाती है, या तो हम अफिक्सेस यूज करते हैं। अफिक्सेस का मतलब जिनको हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स कहते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड अफिक्सेस। उर्दू में जिनको साबके लाहके कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी राइट द वर्ड लीगल। अब लीगल है, कोई दूसरी मीनिंग है, लेकिन अगर इसके साथ में इल्लीगल इसको बनाऊं तो इल्लीगल का मतलब क्या बन जाएगा, यानी इससे पहले अगर मैं प्रीफिक्स ऐड करूं तो उसकी मीनिंग, उसकी फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब इन्फ्लेक्शन इज डन
in two ways. Number first way is the process of conjugation. Conjugation का मतलब कि जब inflection, this capital I is to represent inflection. Inflection of verbs. अगर इन्फ्लेक्शन वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरी में आए आपके साथ, तो इसका मतलब कि दैट स्पेसिफिक प्रोसेस इज नोन एज कंजुगेशन. अब एग्जांपल समझे. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट या इफ आई से दानील ईट्स, अब लुकिंग एट द वेरी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस मैंने इसके साथ एस ऐड किया है. क्यों एस ऐड किया है? क्योंकि मुझे पता है कि प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लेगी. अब इट टेक्स एस विद इट. अब सी दानील ईट्स, अब ये कौन से टेंस में बात हो रही है? प्रेजेंट में. लेकिन अगर इसी को मैं इस तरह कहूं कि दानील हैज ईटन, अब अगर वर्ब ईट से ईटन में चला जाता है तो इट नॉट ओनली अल्टर्स द स्पेलिंग, इट चेंजेस इट्स कंप्लीट टेंस. यहां पे बात पास्ट टेंस में चली गई है. इसी तरह अगर सेम इसी वर्ड को मैं विल ईट लिखूं तो फिर मेरे साथ बात इन द फ्यूचर टाइम्स चली जाती है. सो दिस इज हाउ इन्फ्लेक्शन इन वर्ब्स टेक प्लेस. और दूसरे एग्जांपल से समझे. फॉर एग्जांपल, इफ आई से लर्न, सीखो, लेकिन फिर इसके साथ मैं अगर टू लगाता हूं, सो देयर इज अ रूल कि अगर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ अगर टू ऐड किया जाए, सो दैट फंक्शंस इज इन इंफिनिटिव. फिर वो क्या बन जाता है? इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब. और इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट फंक्शंस दे सकता है. इसी तरह द सेकंड प्रोसेस इज नोन एज डिक्लेंशन. अब डिक्लेंशन किस चीज को कहते हैं? डिक्लेंशन इज दिस आई represents what? Inflection. Inflection of nouns, pronouns, adjectives and adverbs. अब nouns में किस तरह? इधर देखें, यहां पे एग्जांपल लिखूंगा. nouns में आपके साथ inflection इस तरह होती है. For example, if I write white and then bold. अब दोनों क्या है? Separate nouns हैं. लेकिन there is a process to combine both the separate nouns, यानी different separate nouns, and उनसे हम compound noun क्या कर सकते हैं? उसकी creation कर सकते हैं. और अगर दूसरी एग्जांपल दूं, इधर देखिए डियर स्टूडेंट्स, इधर मैंने लिखा कमांडर और इधर मैं लिखता हूं चीफ. अब चीफ इज अ सेपरेट नाउन, कमांडर इज अ सेपरेट नाउन. लेकिन अगर इनके दरमियान में प्रेपोजिशन इन ऐड करता हूं तो मैं इन दोनों सेपरेट नाउन से एक ही नाउन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, एंड दैट इज कंपाउंड नाउन. क्या बन जाएगा? कमांडर इन चीफ. इसी तरह ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये जितने भी नाउन्स की क्रिएशन होती है by adding something into it or by subtracting something from that very nouns. इसी तरह pronouns की, for example, first person, second person, third person pronouns तो हैं, लेकिन उनके cases change होते हैं. Subjective है, objective and then possessive, and इसी तरह adjectives और adverbs में भी there is this process of inflection. और सारे के सारी कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के सामने, इट इज फ्रॉम दिस सिंगल पॉइंट. जहां पे एग्जामिनर आपके सामने किसी नॉर्मल पार्ट्स ऑफ स्पीच को उठा के उसके साथ कुछ भी ऐड करता है या कुछ उससे सब्सट्रैक्ट करता है, एंड ही और शी मेक्स यू कंफ्यूज ओवर देयर. वो आपसे फिर प्योरली वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता जो दिख रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने कहा कि learn. इसी तरह अगर मैं learn के साथ to ऐड करता हूं, so base form of the verb, if to is added before the base form of the verb, that is converted into infinitive form of the verb. फिर वो base form of the verb नहीं कहलाता, उसको हम infinitive form of the verb कहेंगे. इसी तरह there are different phrases, there are different clauses that functions in different contexts differently. तो इन सारी inflections के प्रोसेस को आपने बड़े गौर से सुनना होगा whenever I'll be discussing these parts of speech separately. एक लास्ट पॉइंट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए सुने कि इस डेफिनेशन में कोहेरेंट रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन की बात की गई है. Dear viewers, it is not that necessary to learn grammar for speaking any language. Why am I saying so?
इट इज बिकॉज हम पश्तो बहुत ही बचपन से बोलना शुरू कर लेते हैं, बट डू वी एक्चुअली नो द ग्रामर ऑफ पश्तो लैंग्वेज? नो। हम उर्दू बोलना सीख जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट डू वी एक्चुअली नो अबाउट द ग्रामर ऑफ उर्दू? नो। एंड फॉर अस इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ थर्ड लैंग्वेज। तो इस थर्ड लैंग्वेज को कोहेरेंटली बोलने के लिए एंड कोहेरेंटली रिटन कम्युनिकेशन के पर्पसेस या एकेडमिक पर्पसेस या जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं उनमें यूज करने के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले इस डेफिनेशन को एंड देन इस डेफिनेशन को एंड देन इन सारे इन्फ्लेक्शंस को क्लियरली अंडरस्टैंड कर। आई होप द सेशन इज गुड। थैंक यू। गुड लक।